जी क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये 2D मोमेंटम से रिलेटेड है। अक्सर बच्चों से ये इजीली सॉल्व नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना समझना बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन जो कि रूटीन में आती रहती है, ठीक है, तो इसको प्रॉपरली सही तरीके से लिखना ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम of the system before collision is equal to total momentum of the system आफ्टर कोलिजन। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ये तो आप डेफिनेशन याद कर लेंगे। अब पहले क्वेश्चन को समझें, डायग्राम को लाजमी गौर से सही से देखें और समझें। देखें क्या कहा गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m, उसका मास दिया हुआ है 2m, इज़ ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5.0 मीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये देखें स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है। इट कोलाइड्स विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m, उसका मास कितना है 3m, विच इज़ इनिशली स्टेशनरी, रेस्ट पर है। ठीक हो गया। अब देखें डायग्राम को देखते हैं। देखें पहले एक बात आपने माइंड में रखनी है, आपको मास और वेलोसिटी अगर दी हुई है तो पहले आप मोमेंटम ज़रूर निकाल लें। मोमेंटम का बेसिक फार्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल्स टू mv। इसमें इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2m है, तो आप क्या लिखेंगे, 2m मास हुआ, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 5.0 हो गई। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या हुआ, मोमेंटम, मोमेंटम आपने निकाल लिया। अब दूसरी बात जो आपने माइंड में रखनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने का मतलब ये है कि उसका एक कंपोनेंट होगा। अच्छा देखें, अब देखें सपोज करें जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, हमारे पास ये वाई एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट यूँ मूव कर रहा होता यानी एक्स और वाई के दरमियान, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो तो वो मोमेंटम उसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब देखें इस केस में ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो ये जो हमारे पास मोमेंटम निकला है ये एक्स कंपोनेंट है, इस ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट ये है। नंबर 1 पॉइंट ये आपने माइंड में रखा। नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट किस चीज़ का, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम वो भी ज़ीरो होता है। उसका जो वाई कंपोनेंट होगा किसका, मोमेंटम का, ऑफ मोमेंटम, वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर स्टेशनरी हो तो उसका एक्स कंपोनेंट भी, उसका वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो हुआ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको क्या कहूँगा, ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा अब देखें इसका यानी इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट किसकी बात चल रही है, ये इस ऑब्जेक्ट जिसका मास 2m है, वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम वो क्या होगा,
ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो होगा। अब आप गौर करें, ये अभी कोलिजन से पहले की ये सारी डायग्राम दी हुई है। पहले ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट ये वाला हुआ, पहले ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट ये वाला हुआ जो कि ज़ीरो है। दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम भी ज़ीरो है, वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम भी ज़ीरो है, क्योंकि रेस्ट पे है तो दोनों कंपोनेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। पहला पॉइंट संभाल लें। नंबर 2, अब देखें, ये है उसका ओरिजिनल पाथ। हमें ये बात माइंड में रखनी है, जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोलिजन होनी है, एक ऑब्जेक्ट का मास 2m है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 3m है। अब देखिए, क्योंकि कोलिजन हुई, उसने हमें पढ़े आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m मूव्स विद वेलोसिटी v। मास 2m है, वेलोसिटी v है, एट एन एंगल ऑफ 30 टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर उसका मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और एंगल दिया हुआ है। इसी तरह से वो दूसरी लाइन में भी यही बात करेगा, इससे मिलती जुलती दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m मूव्स विद वेलोसिटी w ऑल्सो एट एन एंगल ऑफ 30 एज शोन इन फिगर। अब देखिए, ये कोई एंगल बना रहा है। पहले मैंने आपको बताया इस तरह से आपने बिफोर कोलिजन भी कंपोनेंट्स बना लिए। अब आफ्टर कोलिजन देखें, अब एंगल बन रहा है। इसमें सबसे पहले ध्यान क्या करना है, किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ये है मास 2m, ये है उसकी वेलोसिटी v। क्योंकि ये कोई एंगल बना रहा है तो माइंड में ये आता है कि इसको रिजॉल्व करना होगा। किसको रिजॉल्व करना है आपने, पहले मोमेंटम निकालें। ये याद रखें, ये आफ्टर कोलिजन की बात चल रही है। ध्यान से बात सुने आप। आफ्टर कोलिजन भी हमारे पास वही दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले मैं इस 2m वाले ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ। इसका जो मोमेंटम होगा, वो क्या बनेगा, 2m, ये मास हुआ, उसकी वेलोसिटी v है, तो हम क्या लिखेंगे, v लिख देंगे। इसको ज़रा प्रॉपरली लिखना चाहते हो, लिखेंगे 2mv। अब ये क्या है, एंगल बना रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट होगा, देखें ये टेल है, ये हेड है। किस तरह रिजॉल्व करते हैं, टेल से चलते हैं राइट साइड पे, क्योंकि पहुंचना कहाँ है, यहाँ पे पहुंचना है। आपने कहाँ पर पहुंचना होगा, यहाँ पर पहुंचना है। तो ज़ाहिर है टेल से एक्सिस पर चलना है। पहले एक्स एक्सिस पे चलें, ज़ाहिर टुवर्ड्स लेफ़्ट तो नहीं जाएंगे, राइट साइड पर ही जाएंगे ना, ताकि आप यहाँ पहुँच सकें। तो इसका मतलब पहले आप राइट साइड पर जाएंगे, फिर आप अपवर्ड्स जाएंगे। पहले कंपोनेंट्स की डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। अगर ये 2mv है, करना आपने ये है, पहले मोमेंटम फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद उसे रिजॉल्व करना है। 2m मास है, v उसकी वेलोसिटी है, तो मोमेंटम बना 2mv। दो कंपोनेंट्स किस तरह से बनाते हैं, एक कॉस वाला होता है, एक साइन वाला। तो पहले हम कॉस वाला लिखते हैं, 2mv कॉस 30। दूसरा क्या बनेगा, 2mv साइन 30। अब हमें पता है एंगल के जो सामने वाला होगा, मोमेंटम का ये वाला कंपोनेंट होगा। पहले मोमेंटम बनाया, फिर उसको रिजॉल्व करना है। ये ख़ास बात जिसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थीटा के सामने क्या बना, 2mv साइन 30। ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, इसको एक्स एक्सिस वाला, इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2mv cos 30 हो गया। ये हो गया पहले ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप देखें, मास 3m है, उसकी वेलोसिटी w है। मैंने कहा पहले आप उसका मोमेंटम निकालें। मोमेंटम का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि आपने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो मास कितना है, 3m, वेलोसिटी कितनी है, w।
तो इसको प्रॉपरली लिखें तो हम लिखेंगे 3MW, क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा है जो कि 30 है। अब इसको भी आपने रिज़ॉल्व करना है। रिज़ॉल्व करें, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट हमारे पास बनेगा 3MW cos 30, 3MW sin 30 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम देखें, हमें पता है इसको भी रिज़ॉल्व करते हुए इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा राइट साइड पर। ऊपर वाले का भी एक्स कंपोनेंट राइट साइड पे था, नीचे वाले जाने वाले ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो किस तरह से बनेगा, साइन थीटा के सामने साइन वाला होगा। तो मैं लिख देता हूँ साथ उसकी वैल्यू को भी। अब यहाँ पर पहले इसकी जगह बनाते हैं लिखने के लिए। ये क्या बनेगा, 3MW cos 30, 3MW sin 30। अब आपने इसको कर दिया रिजॉल्व, क्योंकि एंगल बन रहे हो तो इस एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स आपने कर दिया रिजॉल्व। अब इम्पॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। जब भी 2 डायमेंशनल के केसेस आते हैं तो क्या होता है, आपने माइंड में क्या रखना होता है। देखें, आपको एक्स कंपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले जानना है। आपसे मैं पूछूं बिफोर कोलिजन एक्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है वो ये वाला है। दूसरा एक्स कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है। हम सिर्फ पहले एक्स कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। और कोलिजन के बाद एक्स कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक एक्स कंपोनेंट ये वाला है, दूसरा एक्स कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है। अब हमने क्या करना है 2 डायमेंशन केस में, ठीक है। इसमें हम करेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, एक्स कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम। तो उससे क्या लेना है, आपने सम लेना है, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यानी एक्स वालों की अलग बात करनी होती है, एक्स वालों की अलग इक्वेशन बनानी होती है, वाई वालों की अलग इक्वेशन बनानी होती है। तो अभी मैं पहले एक्स कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। क्या है, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। एक्स वालों को ढूंढते हैं, पहले कोलिजन से पहले ढूंढते हैं। ये देखें जी, आपने बनाया हुआ है इसके लिए। तो हमारे पास जो है 2m/5 एक्स कंपोनेंट है पहले ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2m/5.0 प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट क्या है, 0 है। डिटेल आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0 इज़ इक्वल टू, अब ढूंढते हैं एक्स कंपोनेंट्स, ढूंढते हैं आफ्टर कोलिजन। कोलिजन हो गई डिफरेंट एंगल्स, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में गए, इत्तेफाक से दोनों का एंगल सेम था, 30-30 था। तो उसका हमारे पास एक्स कंपोनेंट एक ये वाला है, एक ये वाला है। एक तो ये पहले ये ढूंढना होता है, दूसरा ये देखना है क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में। येस, इट्स ऑल्सो टूवर्ड्स राइट एंड इट्स ऑल्सो टूवर्ड्स राइट। तो दोनों कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक ये वाला है और एक ये वाला, दोनों एक्स वाले हैं। ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, ये वाई वाला है और ये भी वाई वाला है। तो एक्स वालों को देखते हैं, ये एक्स वाला है, इसका भी एक्स वाला है, दोनों एक डायरेक्शन में, इसीलिए दोनों को ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 2mv cos 30 प्लस 3mw cos 30 आ जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ज़ाहिर है हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो है वो
आंसर्स आएंगे कैलकुलेटर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर बन गया 10m प्लस ज़ीरो, ज़ाहिर है वो ख़त्म। तो ये राइट हैंड साइड पे यानी इस लेफ़्ट हैंड साइड पे 10m बन गया, m मैस है, इज़ इक्वल टू 2mv। और आपको पता है आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, cos 30 की वैल्यू आप निकालें 0.866 आ जाएगी, प्लस 3m और w और cos 30 की वैल्यू दोबारा से 0.866 आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स को कॉमन निकालें। इधर भी मैथ्स है, इधर भी है, तो इधर भी है। तो हम क्या करें, अगर राइट हैंड साइड पर मैथ्स को कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2v 0.866 प्लस, या ब्रैकेट बना दें इसमें, तो आपने इन दोनों में से मैथ्स को कॉमन निकालना है। 3w इंटू 0.866 आ जाएगा। तो आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर 10 और m आया, मैथ्स से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या बचा, 10, तो आप लिखेंगे 10 इज़ इक्वल टू, अब आप क्या करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये v जो है आप लिखें v, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.732 प्लस w लिखें पहले, और आपके पास 3 को जब आप 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.598 आ जाएगा। अब ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ गई जब आपने एक्स कंपोनेंट्स को कंपेयर किया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लें। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप दोबारा से जाकर इसको दोबारा से सुनेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये एक्स कंपोनेंट्स बिफोर कोलिजन को एक्स कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन के इक्वल रखने पर एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, वाई कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ। हमें वी और डब्ल्यू की बात पूछी गई है, मैं आगे जाके इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। देखें इस इक्वेशन में आपके पास वी भी अननोन है, डब्ल्यू भी अननोन है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो बाज़ात ऐसा होता है कि जस्ट एक्स कंपोनेंट्स को इक्वल किया तो जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन होता है उसका आंसर मिल जाता होता है, ठीक है। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें v और w दोनों अननोन है, जिसकी वजह से हमें इसके y कंपोनेंट्स को भी देखना होगा। अब देखते हैं y कंपोनेंट्स के बारे में। देखें हमने पहले डिटेल पढ़ी है, इस कोलिजन से पहले वाले हमारे पास जो y कंपोनेंट है इसका भी ज़ीरो है, इसका भी ज़ीरो है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले हम यहाँ साइड पर लिख लेते हैं सम ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to sum of y components of momentum आफ्टर कोलिजन। ध्यान से आपने बातों को सुनना है। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के एक्स कंपोनेंट्स के बाद वाई कंपोनेंट जब हम बात करेंगे, वाई कंपोनेंट ज़ीरो आया, इसका भी ज़ीरो आया। तो हम यहाँ लिखते हैं कोलिजन से पहले दोनों के वाई कंपोनेंट्स ज़ीरो हैं, इज़ इक्वल टू। अब देखें पहले ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, दूसरे ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ है। एक बात समझ आई कि
दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होंगे। ये अपवर्ड है तो इसको प्लस रख लें, डाउनवर्ड है तो माइनस रख लें। चलें पहले याद रखें 2mv 2mv sin 30, 2mv sin 30। नीचे क्या अगर 3mw माइनस डायरेक्टली लगा रहा हूँ, अदरवाइज आप यूँ भी कर सकते हैं प्लस, और ये ब्रैकेट में माइनस 3mw sin 30 आ जाएगा। अब आप ये देखें, इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो लिखेंगे, 2mv sin 30 माइनस 3mw sin और 30 आया। अब ये आप अगर गौर करें तो क्या होगा कि एक माइनस में एक प्लस में, इस माइनस को बाहर ले आए, लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो ये बनेगा 3mw sin 30 इज़ इक्वल टू 2mv sin 30 आ जाएगा। sin 30 से कैंसिल हो जाएगा, मैथ से कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर गौर करें तो हमारे पास आंसर लेफ़्ट साइड पे बनेगा 3w इज़ इक्वल टू 2v आ जाएगा। यहीं पर अगर आप v को सब्जेक्ट बनाएं तो ये क्या बनेगा, 3/2 इंटू w आ जाएगा। तो हमारे पास ये v की वैल्यू आ गई। अब इसे हम क्या रखें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लें। देखें y कंपोनेंट्स को हमने डील किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी, x कंपोनेंट्स को डील किया तो इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर गौर करें, 10 इज इक्वल्स टू v, यहाँ क्या है, w है, राइट। तो हम क्या करेंगे, v और w हमने निकालने हैं, तो यहाँ हमारे पास v w की फॉर्म में आया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 से v की वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो हम देखें इक्वेशन नंबर 1 को ज़रा पहले लिख भी लेते हैं, ये हमारे पास लिखी हुई है, लिखना चाहेंगे दोबारा से। 10 इज़ इक्वल्स टू v 1.732 प्लस w 2.598। 10 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, v की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, 3/2 w और 1.732 आ गया, प्लस w 2.598 आ गया, राइट। तो बाकी तो आपको सिंप्लीफाई करना आएगा, ये भी w में, ये भी w में है, ठीक हो गया। तो अब आप इसको अगर क्विकली सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा w का, w इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5.196, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पर 10 है तो आपने ये 10 लिख दिया। अब इन दोनों में से w कॉमन ले लीजिएगा, बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो और उसका आंसर राइट साइड पर न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर में उसे लिख देंगे आप। मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे इसको फर्दर, ठीक है। तो हमारे पास जो w की वैल्यू आएगी, आप इसको 10 डिवाइड बाई 5.96 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.9 मीटर पर सेकंड। अब हमें w की वैल्यू मिल गई, कितनी, w इज इक्वल्स टू 1.9 मीटर पर सेकंड। इसी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 रख लें और इक्वेशन नंबर 3 से w की वैल्यू को निकालें और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो इसमें अगर पुट करते हैं हम तो v इज़ इक्वल टू 3/2 w, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3/2 और w की वैल्यू 1.9
2.9 आई है। तो आप इसे कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें तो 2.88 यानी कि 2.9 आ जाएगी। तो हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए। v की वैल्यू कितनी आई? 2.9 आ गई। और हमारे पास w की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? ये देखें, हमारे पास 1.9 आ जाएगी। राइट। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्या करना था? y एक्सिस, y कंपोनेंट वाले मोमेंटम्स को अलग डील करना है, x कंपोनेंट वाले मोमेंटम्स को अलग डील करके दो इक्वेशंस बन गई। मेरे ख्याल से इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ही लेंगे ना। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंपल मैथ्स यूज़ कर लें। बाकी आपको w पता चल गया, v पता चल गया, तो इसको आप दोबारा से सुन लीजिएगा, तसल्ली से सुनेगा। मैं कोशिश करूँगा इस पर और भी जो है वो 2 डायमेंशनल मोमेंटम के ऊपर और वीडियोस भी सामने लेके आऊँ। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। अच्छा, अब आगे देखें, हमें क्या कहा गया कि an object of mass 4.2 kg is traveling in a straight line at speed of 6.0. This object is brought to rest in a distance of 0.050 meter by a constant force. Calculate the magnitude of this force. देखें, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसका मास हमें दिया गया है 4.2 kg। उसकी हमें जो है स्पीड दी गई है वो कितनी है? 6.0 मीटर पर सेकंड। और उसने कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी। वो कितना? 0.050 मीटर। यानी ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास दिया हुआ था, वो किसी वेलोसिटी से आ रहा था, और वो जब रेस्ट पे आया, सपोज करें इस पॉइंट पे वो रेस्ट पे पहुंचा, तो हम क्या करते हैं? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेते हैं। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 0.050 मीटर्स का, और वो रुक गया। ठीक है, टू रेस्ट। ये बात समझना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब वो मूव कर रहा था, हिंट मिल रहा है हमें, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। इसका मतलब ये है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाती है यहाँ जाकर। ठीक है, तो पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैरी कितना कर रहा था, वो कितनी कैरी कर रहा था। तो दोबारा से फार्मूला लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो 1/2, और मास हमारे पास है 4.2, स्पीड उसकी हमें दी गई है 6.0, उसका ले लें आप स्क्वायर, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका आंसर आ जाएगा 76 जाउल्स आ जाएगा। ये वो काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा था। अब जाहिर है एक फ़ोर्स है जिसने उसको रोक दिया। ठीक है, यानी वो अब क्या कहें कि फोर्स एक्ट कर रही थी उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के तौर पे यूज़ होगी। यानी वही काइनेटिक एनर्जी जो है, जैसे वर्क डन क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है? F/T। ठीक है, वो रेस्ट में कौन लाया? एक फ़ोर्स लाई। ज़ाहिर है वो एक फ़ोर्स ऐसी होगी जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इसका मतलब है जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो लॉस हो जाएगा, उसका वो ख़त्म हो जाएगी। वो कौन ख़त्म करेगा? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। देखें, इसका यूनिट भी जाउल है, इसका यूनिट भी जाउल है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल होगी। ये वर्क डन कौन सा है? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है जो इसको रोक देगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन का फार्मूला क्या हुआ? F/D, और ये हमारे पास आया काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 76। ठीक है, फोर्स हमने निकालनी है जो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? 0.050। तो नेक्स्ट स्टेप में फोर्स को सब्जेक्ट बनाइए, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को सब्जेक्ट बनाएं तो हम लिखेंगे 76 डिवाइडेड बाय
0.050। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1520 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1520 लिख देंगे इसको। ठीक है, या फिर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें हंड्रेड्स में, तो इसका आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा, ऑब्वियसली राउंड ऑफ करने पर मतलब हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1500 आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में समझा हमने ये कि जो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वेलोसिटी कैरी कर रहा है, वेलोसिटी रख रहा है, उसका मास है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो स्टॉप होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, उसको कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करती रहेगी और वो कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमने ये बात की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन की बात कर देंगे। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, वो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन में कन्वर्ट हुई। तो हमने क्या किया, इसमें से फोर्स को सब्जेक्ट बना दिया, डिस्टेंस हमें गिवन था। ठीक हो गया, होप सो आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको 2 से 3 मरतबा आप दोबारा से सुने और इसको अटैम्प्ट भी करें, तो फिर आपका 2 डायमेंशनल मोमेंटम में जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके।